स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर हम लोग। देखो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम हम लोग कवर अप कर रहे थे बट उसको हमने अभी रोका हुआ है। कर लेंगे उस चैप्टर को भी, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनल अकाउंट का सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उसका कुछ पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप में से जो स्टूडेंट क्लास आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं आप रिकॉर्डेड लेक्चर से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो लोग एब्सेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास ज़्यादा दिन सस्पेंड नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका फाउंडेशन का, तो रिकॉर्डेड मोड पे ये क्लासेस कंटिन्यूड बेसिस पे चलेंगे। आप लेक्चर मांग लीजिएगा और जो डाउट्स अगर होगा तो डाउट्स ना अपना ग्रुप में शेयर कर सकते हो, वॉइस नोट वॉइस रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, इनफैक्ट एप्लीकेशन पे भी शेयर कर सकते हैं अपना डाउट्स आप। चलिए जो चैप्टर आज हम कवर करेंगे, स्टार्ट करने वाले वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा आते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट की तरफ। देखो कंपनी का जो सबसे स्टार्टिंग बेसिक फंड रिक्वायरमेंट जो है वो कहां से आता है, वो आता है कैपिटल से। कैपिटल यानी शेयर कैपिटल। लेकिन सिर्फ कैपिटल एक कंपनी को रन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। अगर एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस बहुत आगे डेवलप कर चुका है और फंड की जरूरत है, तो सिर्फ एक ही सोर्सेज ऑफ फंड पे रिलाई नहीं किया जाता, दूसरा सोर्स ऑफ फंड पे भी रिलाई करा जाता है। एंड द सेकंड सोर्स इज कॉल्ड डेप्ट फंड। कौन सा फंड? डेप्ट फंड। तो जिस तरीके से जरूरत बढ़ती है ना कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की या ग्रोथ की, तो इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग सफिशिएंट नहीं रह जाता। तो उस केस में कॉर्पोरेट जो है यानी कंपनीज जो है वो डेप्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाती हैं और डेप्ट फाइनेंसिंग का कई जरिया है, कई तरीके से कर्ज लेती हैं। Issuing debt instrument by offering the same for public subscription is one of the source of financing the business activities। और इसका एक तरीका ये है कि किसी भी तरीके का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को जनरल पब्लिक के लिए इशू कर देना, ये कॉर्पोरेट के लिए डेप्ट फंडिंग का एक सोर्स है। मतलब ये कि कंपनीज जो हैं वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के जरिए जनरल पब्लिक से कर्जा लेती हैं। डेट financing does not only helps in reducing the cost of capital but also helps in designing appropriate capital structure of the company। अभी देखो एक तरफ हमारा इक्विटी फंड है और एक तरफ हमारा डेट फंड। दोनों ही फंड का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। आपने 12th के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डेप्ट और इक्विटी का जो डिफरेंस था ना, वहां पे आपने इस बात को समझा होगा। तो दोनों का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, डेट फंड का भी और इक्विटी फंड का भी। देखो अगर हम स्टार्ट में डेप्ट फंड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे होता क्या है, एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होता है, इसमें भी डेट फंड का मदद मिलता है हमें। यानी कई बार डेप्ट को बढ़ा के कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस किया जा सकता है। कब ऐसा होता है ये हमारा बाद के टॉपिक का पार्ट है, यहाँ पे अभी उसको डिस्कस नहीं करना, बट ये बात ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने में डेट फंड का यूज होता है। और साथ ही साथ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर अगर चाहते हो, यानी अपनी कंपनी के लिए बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना चाहते हो, तो वहां पे भी डेट फंड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस डेप्ट फंड में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिबेंचर। सो डिबेंचर एक्चुअली में है क्या? ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। किस लिए? फंड को रेज करने के लिए। बिजनेस के लिए फंड चाहिए, इक्विटी फंड सफिशिएंट नहीं है, तो कंपनियां क्या करती हैं? डेप्ट सिक्योरिटी इशू कर देती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो डिबेंचर्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है? डिबेंचर हम कहेंगे किसको? डिबेंचर एक तरह का बॉन्ड है जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। जिस कंपनी ने उसे इशू कर रहा है उसका उसके ऊपर सील होगा यानी मोहर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस चीज का क्या इंडिकेट करता है? तो ये एक्नॉलेजमेंट है डेप्ट का। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट आपको ये इशूड हुआ है कंपनी की तरफ से, मतलब कंपनी ने एक्नॉलेज किया है कि आपसे उसको कर्जा मिला है। एंड कंटेनिंग ए प्रोविजंस एज रिगार्ड टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और इसी इंस्ट्रूमेंट में इस बात का मेंशन भी होता है कि जो पैसा कंपनी आपसे कर्ज के तौर पे ले रही है वो उसे लौटाएगी, पूरा का पूरा अमाउंट, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के रिपेमेंट का वहां पे मेंशन होता है। अगर इस सिक्योरिटी को इशू करने के लिए कंपनी ने कोई एसेट को चार्ज के तौर पे रखा है तो फिर उस एसेट्स को बिना आपकी सहमति के बेचा नहीं जाएगा। सो इफ अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन और एनी ऑफ द entire asset of the company, the nature of the charge and the assets charged are also described therein। तो अगर आपको कोई डिबेंचर्स इशू किया गया है
और वो डिबेंचर्स किसी एसेट्स के ऊपर गिरवी रख के दिया गया है, ठीक है ना, तो ये बात भी उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। यानी आप डॉक्यूमेंट्स में ये इंफॉर्मेशन भी पता कर सकोगे कि वो डिबेंचर आपका सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। अब देखो चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज हो जो है, सिंस द चार्ज इज नॉट वैलिड अनलेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। चार्ज अगर डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू करते वक्त कोई एसेट्स चार्ज के तौर पे प्रॉमिस किया गया है और ये बात उसके सर्टिफिकेट पे मेंशन भी है, तो ये इंफॉर्मेशन जब तक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं रहेगा इसकी कोई वैल्यू नहीं। बात समझ आया? यानी कोई एसेट गिरवी रखा है, इस बात को रजिस्टर्ड करना है रजिस्ट्रार के पास, एंड द सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्ज इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड। और जो सर्टिफिकेट है वो मतलब जो भी एसेट्स चार्ज के तौर पे रखा गया है उस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, उस चार्ज को इंडिकेट करने के लिए जो सर्टिफिकेट होगा ना, वो उस बॉन्ड के यानी उस डिबेंचर के ऊपर प्रिंटेड होना है। It is also customary to create a trusteeship in favor of one or more person in the case of mortgage debentures. अगर मॉर्गेज डिबेंचर से तो उस केस में यह भी बताया जाता है कि वहां पे आपको ट्रस्टीशिप क्रिएट करना चाहिए। इन दैट सिचुएशन ट्रस्टीज किसको कहते हैं? द ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हैव ऑल पावर्स ऑफ मॉर्गेज ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड कैन एक्ट व्हाटएवर वे दे थिंक नेसेसरी फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। और जो ट्रस्टीशिप बनाया गया ना, ट्रस्टीशिप बनाने का फायदा क्या होगा? ट्रस्टीशिप बनाने का फायदा ये हो गया कि अब वो जो डिबेंचर्स जिस एसेट्स के ऊपर चार्ज करके इशू किया गया है उस एसेट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी है। और वो किस बात को ध्यान में रखते हुए उन एसेट्स को मैनेज करेंगे? डिबेंचर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अगर कंपनी कहीं पर भी डिफॉल्टर बन रही है तो फिर वो जो ट्रस्टीज हैं दे विल बी taking care of those assets in the best interest of the debenture holders. इस रिगार्ड में सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 और 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? डिबेंचर को डिफाइन करते हैं इसमें, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग ए डेट। यानी एक्ट में, कंपनीज एक्ट के 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में डिबेंचर्स को बताया गया है कि डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंपनी का जो इस बात का प्रमाण हो कि कर्जा लिया है कंपनी ने, इस सब आ जाता है। वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, इससे मतलब नहीं है, यानी कर्जा लिया है दैट्स इनफ टू मेक इट एज ए डिबेंचर। इससे मतलब नहीं है कि वो गिरवी रख के लिया कि नहीं गिरवी रखा, कोई एसेट्स उसके ऊपर गिरवी रखा है कि नहीं रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी जरूरी नहीं कि डिबेंचर्स तभी कहलाएगा जब आप एक कंपनी ने कोई एसेट गिरवी रख करके डिबेंचर इशू करा है। नो, नॉट नेसेसरी। दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट इज सेइंग दैट। तो इस डेफिनेशन से एक बात साफ हो गया कि डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है अगर गिरवी रखा है किसी एसेट्स को तो, और अनसिक्योर्ड भी रखा हो सकता है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों ही हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है, क्या है? कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसमें किसी भी तरीके का वोटिंग राइट हो, क्योंकि जब आप कर्ज ले रहे हैं किसी से तो वो सिर्फ वो अपने कर्ज की भागीदारी है, उनको उनका कर्ज रीपेड होता रहे, प्रिंसिपल का अमाउंट रीपेड होता रहे इंस्टॉलमेंट में और इंटरेस्ट रीपेड होता रहे, दैट्स इनफ फॉर देम। और उसके लिए जो भी संपत्ति गिरवी रखा है वो सब वो उनके लिए अवेलेबल होगा। बट अब जहां तक बात करेंगे कि मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनी को मैनेज करने के लिए ओवरऑल डिसीजन मेकिंग का, तो वहां पे उनका कोई रोल नहीं है। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स देख लीजिए। डिबेंचर्स एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस है किसका? लोन का, वो लोन जो कंपनी को दिया गया। दूसरा, ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है जहां पे इंटरेस्ट कुछ खास डेट पे फॉल करता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी का मतलब है कि कितने परसेंट की दर से इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, ये बात उसमें मेंशन होता है डिबेंचर के सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट का पेमेंट कब होगा है, ये बात भी आपको पहले से मालूम होता है, यानी इट इज पेबल एट ए प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट। फिक्स्ड डेट पे पेमेंट होगा इंटरेस्ट का और फिक्स्ड रेट से पेमेंट होगा।
प्रॉफिट है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या है, कंपनी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। The original sum is repaid at a specified future date or is converted into shares or other debentures. अब जितना पैसा डिबेंचर होल्डर्स से कर्ज के तौर पे कंपनी ने लिया है, उस पैसे का भुगतान कब होना है? तो उस पैसे का भुगतान के लिए जो टर्म्स और कंडीशन डिबेंचर होल्डर्स के बीच तय हुआ होगा ना, उसी टर्म्स और कंडीशन में रिपेमेंट होना है। अब मान लो अगर कंपनी से कर्जा लिया गया है और यहाँ पे बात मेंशन है कि भाई 5 साल के बाद कंपनी पैसा लौटाएगी डिबेंचर्स को, तो एक ही बार 5 साल के बाद रिपेमेंट होना है। और अगर ये डिसीजन लिया गया है कि नहीं हर साल थोड़ा थोड़ा लौटाया जाएगा, तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाया जाएगा। ये एग्रीमेंट था शुरुआत में कि डिबेंचर्स को, इस डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके बाद में नया डिबेंचर दिया जाएगा या बाद में नए शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वैसे ही किया जाएगा। तो वट एवर इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसी के अकॉर्डिंग ओरिजिनल अमाउंट का रिपेमेंट होना है। इट मे और मे नॉट क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट ऑफ अ कंपनी एज सिक्योरिटी। डिबेंचर्स यानी कर्ज लेने के लिए जो डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी इशू करती है, किसी एसेट्स को गिरवी रख के भी कर सकती है और नहीं भी गिरवी रख सकती है। एसेट्स गिरवी रखा तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स, नहीं गिरवी रखा तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। इट कैन जनरली बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। ये जो डिबेंचर्स है ना, ये फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में आप खरीद बेच सकते हो। मतलब अगर आपने किसी कंपनी को डिबेंचर्स लेकर, मतलब डिबेंचर्स किसी कंपनी का खरीदा है आपने, तो इस डिबेंचर सर्टिफिकेट को आप मार्केट में जाके बेच भी सकते हो और पैसा रिकवर भी कर सकते हो अपना। दोनों में फर्क जान लीजिए, डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच फर्क क्या है। डिबेंचर्स जो है वो डिबेंचर होल्डर्स को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं क्योंकि इन्होंने कर्जा दिया होता है कंपनी को, जबकि शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं? ओनर, मालिक है ये कंपनी के। डिबेंचर होल्डर्स का कोई वोटिंग राइट नहीं है और इसी वजह से कंपनी के कंट्रोल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। किसी तरह का थ्रेट नहीं है, कंपनी के कंट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, जबकि शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है और ये कंपनी कैसे चलेगी, क्या फंक्शनिंग होगा, इनके ऊपर इनका फुल कंट्रोल होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट जनरली पेड किया जाता है पहले से तय रेट से। प्रॉफिट है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब यह है कि शेयर्स, जितने भी तरह का शेयर्स हो, उन सब से ऊपर डिबेंचर्स का कैटेगरीज है। मतलब डिबेंचर अगर पेमेंट की बात आएगी तो शेयर्स का पेमेंट, शेयर्स के हर चीज का पेमेंट लास्ट में होगा। डिबेंचर होल्डर्स के लिए जो पेमेंट है वो पहले होगा। जबकि डिविडेंड की बात करें, डिबेंचर इंटरेस्ट तो पहले पेड करोगे। क्या डिविडेंड भी ऐसा होगा? आंसर इज नो। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड एट ए वेरिएबल रेट। जहां पे इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड है इसका कोई तय रेट नहीं होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेट से पे की जाती है। हालांकि ये कंपनी के ऊपर भी तय होता है, कंपनी चाहे तो पॉलिसीज के रिगार्डिंग बना सकती है। हाँ, एक शेयर्स है जिसको हम बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर्स, इसमें एक फिक्स रेट से डिविडेंड पेड होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स का एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी खर्चा है, और ये जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो उस टाइम पे इस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये डिडक्ट नहीं होता है टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने में। आप जितना भी डिविडेंड पेड कर दो, इससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं कमेगा। आपको कंपनी ने पहले टैक्स पेड करना है अपने प्रॉफिट पे और उसके बाद डिविडेंड बांटी। दैट्स द केस। डिबेंचर्स कई तरह का है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, रजिस्टर्ड है, बियरर है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है। शेयर सिर्फ दो तरह का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। कंपनी के बैलेंस शीट में अगर हम बात करेंगे तो डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के तौर पे दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मतलब ये इंडिकेशन है कि कंपनी ने अगर कर्जा लिया है डिबेंचर इशू करके तो इट इज बियॉन्ड मोर देन 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए होगा। कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर्स को शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया जाता है शेयर कैपिटल के तौर पे। डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिबेंचर्स में या शेयर्स में एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जिस वक्त डिबेंचर इशू कर रहे थे उस वक्त जो भी टर्म्स और कंडीशन डिसाइड किया गया होगा, उसी टर्म्स और कंडीशन के आधार पे उस डिबेंचर्स को नए डिबेंचर में या नए शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी सूरत में। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर शेयर्स इन एनी सिचुएशन।
डिबेंचर्स को हम फॉरफिट नहीं कर सकते कि अगर पैसा नहीं आया डिबेंचर्स का आधा पैसा आया तो उसको जब्त कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कर्ज आप जब्त नहीं कर सकते। किसी से आपने 1 लाख रुपया कर्जा मांगा, उसने आपको 50,000 रुपया दे दिया, तो क्या आप बोलोगे हम तो तुमसे 1 लाख मांगा था, तुम 85,000 दिए, मेरा पूरा हो गया, अब तुमको पैसा नहीं देंगे? नॉट पॉसिबल। शेयर्स में ऐसा होता है ना, पेमेंट नहीं करा, कुछ पैसा डिफॉल्ट है, जब्त कर लेते हो। डिफॉल्ट रहा तो कॉल मनी नहीं आया तो पेमेंट जब्त कर लिया। शेयर्स को फॉरफिट किया जा सकता है अगर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं आया तो, डिबेंचर्स को फॉरफिट नहीं करते। मैच्योरिटी के टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस दे दिया जाता है उन्हीं शर्तों पे जिस शर्त पे डिबेंचर को इशू किया गया, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस नहीं करते। वो तभी वापस होगा जब कंपनी ही बंद हो रही है। अब बोलोगे इस तरह फिर इक्विटी शेयर में पैसा लगा के फिर क्या फायदा, इक्विटी शेयर में पैसा लगाएंगे तो कहां से आएगा? देखो डिबेंचर्स के पास तो, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा तो कंपनी ड्यूरिंग द आफ्टर सम ईयर्स भी लौटाती है एज पर द टर्म्स और कंडीशन, और कंपनी बंद होगी तो उस टाइम तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, तो सबको मिलना है तो उनको भी मिलेगा। शेयर्स को सिर्फ आप मार्केट में ही खरीद बेच सकते। चाहोगे कि कंपनी का हमने शेयर्स खरीदा और कंपनी से जाके हम पैसा वापस मांग ले, नॉट पॉसिबल, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब कंपनी बंद हो रही है और आपके पास शेयर्स रह गए। सो सारे पेमेंट मिलने के बाद जो पैसा बचता है ना, सारे क्रेडिटर्स को पेड करने के बाद जो पैसा बचता है ना, वो मिलता है किनको? शेयर होल्डर्स। और कैसे ये प्रोसेस करा जाता है ये आप लोग एडवांस्ड अकाउंटिंग में पढ़ोगे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के चैप्टर में। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में बताया जाएगा किस तरीके से पेमेंट करते हैं। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर द शेयर होल्डर्स। जब कंपनी बंद होती है ना, तो अगर डिबेंचर होल्डर्स भी आपके सामने आ गए और शेयर होल्डर भी आ गए, तो दोनों में से पहले पैसा किसको मिलेगा? पहले डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, तब शेयर होल्डर्स को मिलेगा सबसे लास्ट में। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स आर पेड एट लास्ट। सबका पेमेंट हो जाएगा तब शेयर होल्डर्स का पेमेंट होना। तो ये था बात था डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब आगे बढ़ेंगे, पहला लेक्चर है तो पहला लेक्चर में मोस्टली जो थियोरेटिकल पार्ट है ना वो सब आ जाएगा। इसके बाद वाला जो लेक्चर हम लोग करेंगे सेकंड लेक्चर, उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली में वहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। डिबेंचर्स कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को के टाइप्स को डिफाइन करने के लिए ना देयर आर वेरियस वेज, कई तरीका है। जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से डिबेंचर कितने तरीके का है, कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से डिबेंचर कितने तरह का है, परमानेंस के हिसाब से डिबेंचर कितने तरह का है, नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से डिबेंचर कितने तरह का है, और प्रायोरिटी के हिसाब से डिबेंचर्स कितने तरह के। एक एक करके देखते हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से डिबेंचर्स होए दो तरह का, एक है सिक्योर डिबेंचर्स और दूसरा है अनसिक्योर डिबेंचर, जिसको नेकेड डिबेंचर्स भी बोलते हैं। कितने तरह का है सिक्योरिटी के हिसाब से? दो। सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी दो तरह का है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक कहलाता है फिक्स्ड चार्ज और एक कहलाता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में फर्क क्या है? फिक्स्ड चार्ज के केस में एक स्पेसिफिक एसेट गिरवी रखा होता है। मान लो अगर एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपना जमीन, अपनी लैंड और बिल्डिंग को गिरवी रख के आपको डिबेंचर इशू कराए, डिबेंचर इशू करके आपसे पैसा लिया, कर्जा लिया, तो आपको मालूम है ना कि ये जो डिबेंचर्स आप खरीद रहे हो, इसको खरीदने के लिए आपने जो पैसा पे किया है, आप वो सिक्योर्ड है। वो पैसा किस पे सिक्योर्ड है? कौन से एसेट पे? यू नो द स्पेसिफिक एसेट। व्हाट इज दैट एसेट? लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये कैसा सिक्योर्ड कहलाएगा, कैसा चार्ज कहलाएगा? ये फिक्स्ड चार्ज। यू नो द चार्ज ऑफ द एसेट, कौन सा एसेट चार्ज के तौर पे रखा गया आपको पता है। फ्लोटिंग के केस में क्या है? अच्छा, अगर फिक्स चार्ज है तो होगा क्या? फिक्स चार्ज, अगर कोई भी एसेट फिक्स चार्ज है तो बिना डिबेंचर होल्डर्स की सहमति के वो एसेट्स बिकेगा नहीं आपका। एज अ कंपनी के कंपनी के ओनर के तौर पे आप उन एसेट्स को नहीं बेच सकते अगर आपने फिक्स चार्ज रखा है। अगर बेचा भी तो सबसे पहले बेचने पे जो पैसा आएगा लैंड एंड बिल्डिंग से, तो पहले पेमेंट किसको होगा? डिबेंचर होल्डर्स को। फिर जो पैसा बच जाएगा वो कंपनी के पास जाएगा। A floating charge generally covers all the assets of the company including future one. Floating charge अगर है तो किसको बोलेंगे? If an डिबेंचर अगर इशू करा गया और वो फ्लोटिंग चार्ज है, तो वो मतलब सारे एसेट्स के ऊपर, मतलब सारा एसेट्स गिरवी है, कंपनी का सब एसेट्स गिरवी है। फिक्स चार्ज के केस में यू नो दी चार्ज, आपको पता होता है कौन सा एसेट गिरवी है। फ्लोटिंग चार्ज के केस में आपको मालूम है कंपनी के पास जितना भी एसेट है अभी और जो फ्यूचर में भी होगा, सारा का सारा एसेट्स गिरवी होता है।
फ्लोटिंग चार्ज के केस में। तो सिक्योर्ड डिबेंचर दो तरह का, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। दोनों का मीनिंग समझ में आया? फिक्स्ड चार्ज में स्पेसिफिक एसेट्स गिरवी रखा गया, फ्लोटिंग चार्ज में सारे एसेट्स गिरवी हैं। अनसिक्योर्ड और नेकेड डिबेंचर्स को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन डिबेंचर्स को इशू करने के लिए कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखा गया। दैट इज व्हाई दीज एसेट्स आर कॉल्ड नेकेड डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स आर कॉल्ड नेकेड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड। यहां पे कंपनी मेरली प्रॉमिस करती है कि वो इंटरेस्ट ड्यू डेट पे पे करेंगे और एक सर्टेन डेट पे पैसा रिपे कर देंगे। कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होता है तभी ऐसी कंपनी का ये डिबेंचर। अगर मान लो नेकेड डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और मार्केट में वो हॉट केक की तरह बिक रहा है, तो समझ जाओ कि उस कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इसलिए लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पैसा डूबेगा नहीं। क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो सिर्फ रीपेमेंट होना है प्रिंसिपल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट, और किस डेट में पेड होना है सिर्फ आपको ये मालूम रहेगा। तो डिबेंचर होल्डर्स के हिसाब से ये जो डिबेंचर है ना, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ये रिस्की होता है। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से डिबेंचर दो तरह का, एक है कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सके शेयर्स में कन्वर्जन का तरीका है एट पर भी करते हैं और प्रीमियम पे भी करते हैं या डिस्काउंट पे भी कन्वर्ट करते हैं, और ये कन्वर्जन होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में, इशू डेट से एक सर्टेन टाइम पीरियड में, और वो पीरियड वो ड्यूरेशन मेंशन होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे, आपको मालूम होगा। तो अगर डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हम कौन सा डिबेंचर्स बोलेंगे? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। दीज डिबेंचर्स में भी फुल्ली और पार्टिकली कन्वर्टेबल। हो सकता है कि ऐसा डिबेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल हो, मतलब जितना डिबेंचर होल्डर्स ने पैसा दिया है सबको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या उसका एक हिस्सा कन्वर्ट कर सकते हो। तो फुल्ली कन्वर्टेबल भी डिबेंचर्स होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। क्लियर है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स उन डिबेंचर्स को बोलते हैं जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से तो क्या होगा? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से तो इनका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा, सर्टेन मैच्योरिटी डेट में पैसे लौटा दिए जाएंगे। अब आते हैं परमानेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। परमानेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स है दो तरह का, एक है रिडीमेबल डिबेंचर्स और एक है इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर्स उन डिबेंचर्स को बोला जाता है जिसका पैसा एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद कंपनीज लौटा देती हैं डिबेंचर होल्डर्स। रिडीमेबल, रीपेएबल, द डिबेंचर्स दैट आर रीपेएबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कौन सा डिबेंचर्स बोलेंगे? रिडीमेबल। जैसे मान लो एक डिबेंचर्स इशू किया कंपनी ने और उसमें लिखा हुआ है रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स, तो 8 साल के बाद उसका पैसा कंपनी क्या करेंगी? लौटा देंगे। इररिडीमेबल किसको कहेंगे? वैसे डिबेंचर्स को कहेंगे जिसका रिपेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी नहीं होगा। कंपनी जब तक चलेंगी उन डिबेंचर्स का पैसा लौटाया नहीं जाएगा। अगर ऐसा डिबेंचर है तो इन डिबेंचर्स को हम क्या बोलेंगे? इररिडीमेबल। इनका दूसरा नाम भी है परपेचुअल डिबेंचर, इसी को बोला जाता है। इररिडीमेबल डिबेंचर को ही परपेचुअल डिबेंचर्स बोलते हैं। इनका पेमेंट कब होता है? जब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी ही खत्म हो रही है, उस टाइम पे पेमेंट होगा। चलती रहेंगी कंपनियां तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं होगा। कंपनीज बंद हो रही है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स का पेमेंट होगा। ये सब शॉर्ट पॉइंट्स अपना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज नेगोशिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का डिबेंचर है, एक है रजिस्टर्ड और दूसरा है बियरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स किसको बोलेंगे? ये जो डिबेंचर्स है ना, दीज आर पेएबल टू ए रजिस्टर्ड होल्डर हुज नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्ट्रार ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी ने किन किन को डिबेंचर्स दिया हुआ है, किस नाम से दिया हुआ है, उसका एड्रेस और डिटेल हर कुछ अगर कंपनी के पास है तो वैसा डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अगर तो रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो कंपनी जो उन डिबेंचर्स का पैसा है उसी पर्सन को लौटाएगी जिसका नाम मेंशन है। हर कोई उस डिबेंचर का पैसा नहीं ले सकता कंपनी से। नो काइंड ऑफ रिकॉर्ड इज दे आर नॉट इजिली ट्रांसफरेबल। अब अगर आपने रजिस्टर्ड डिबेंचर्स खरीदा हुआ है ना, तो आपको मार्केट में जाके किसी को भी यूं ही नहीं बेच दोगे, आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा, तब बिकेगा। सो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के आर टू बी कंपाइल्ड विद फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ दीज डिबेंचर्स। तो कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है ना, जो लागू होता है किस पे? ऐसे डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के ट्रांसफर पे, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए, उन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड होल्डर एज एक्सप्रेस्ड इन द वारंट इशूड बाय द कंपनी और द बेयरर ऑफ द इंटरेस्ट कूपन।
इंटरेस्ट का कूपन जिसके पास होगा, या तो इंटरेस्ट का पेमेंट उस पर्सन को मिल जाएगा, या नहीं तो फिर डिबेंचर जिसके पास है उसके ऑर्डर पे एक सर्टेन पर्सन को किया जाएगा। बेयरर डिबेंचर किसको बोलेंगे? ये जो डिबेंचर्स है ना, ये ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी है, मतलब जिसके पास है वही उसका ओनर है, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो, कोई भी ले लेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स नहीं है, वो बीआरआर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में सारा नेम डिटेल डिबेंचर्स के साथ अटैच्ड है कंपनी के पास, बीआरआर डिबेंचर में ऐसा कोई डिटेल नहीं है। सो नो काइंड ऑफ रिकॉर्ड इज केप्ट बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स। ऊपर वाले में तो रजिस्टर्ड में तो कंपनी ने सारा डिटेल लिया, डिबेंचर होल्डर्स का नाम, एड्रेस, हर कुछ। इसमें ऐसा कोई डिटेल कंपनी के पास नहीं रहता, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि डिबेंचर्स कंपनी का है। Therefore, the interest on it is paid to the holder irrespective of any identity। तो जिसके पास वो डिबेंचर है, बेयरर डिबेंचर है, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होना है, उनकी जानकारी वो कौन है क्या कर रहे इससे कोई मतलब नहीं है कंपनी को। इन डिबेंचर्स को यानी बेयरर डिबेंचर को ट्रांसफर करने के लिए किसी तरीके का डीड का जरूरत नहीं है, किसी तरीके के एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। अब आ जाइए प्रायोरिटी के बेसिस पे। प्रायोरिटी के बेसिस पे फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स। अब देखो फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने एक डिबेंचर इशू करा है और उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर लैंड और बिल्डिंग को बेचा जाएगा तो सबसे पहला पैसा किसको पेड होगा? डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, लेकिन अगर वही सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर लिखा जाए तो मान लीजिए लिखा हुआ डिबेंचर्स में सेकंड मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग ना कहीं और भी पहले से गिरवी रखा हुआ है, हो सकता है बैंक से लोन लिया गया वहां पे गिरवी रख दिया गया। तो प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली ये होगा कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचा गया तो पहले बैंक लोन पेड होगा, तब जो उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा। तो सेकंड मॉर्गेज हुआ। फर्स्ट मॉर्गेज में सीधा पहले पैसा किसको जा रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को। सेकंड मॉर्गेज में पहले पैसा किसको जा रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को। नहीं, सेकंड में पैसा जा रहा है, पहले पैसा उसको जा रहा है जो फर्स्ट मॉर्गेज। उम्मीद है बात समझ आया हो, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर क्यों इशू करते हैं, डिबेंचर्स के फीचर्स क्या है, डिबेंचर शेयर में डिफरेंसेस क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन कौन से, उन डिबेंचर्स का नाम क्या है, उन डिबेंचर्स के का जो नाम दिया गया है, टाइप्स जो बताए गए हैं वो किस आधार पे बताए गए। ये आज के टॉपिक का डिस्कशन था, जो उम्मीद है कंप्लीट हुआ।